बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 64 के साथ ही अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। केमिकल रिएक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी है, वो ताकत है कि जिसमें वो सब्सटेंस जो है, जिसकी हम रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक केमिकल चेंज के अंडर जाए या एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले। ठीक है, रिएक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी है कि जिसमें वो पर्टिकुलर सब्सटेंस या तो कोई केमिकल चेंज शो करे या फिर केमिकल रिएक्शन करे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम ज़रा देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं एक टर्म के, जिसको बॉन्ड कहते हैं, यानी बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास नए कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, हमने ये बोला कि केमिकल रिएक्टिविटी वो एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस के कि वो केमिकल चेंज शो करे, ठीक है, या फिर केमिकल रिएक्शन शो करे। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, एक दूसरे के करीब आए, क्या हुई, उनमें बॉन्डिंग हो गई। उस बॉन्डिंग के रिजल्ट में क्या हुआ, नया कंपाउंड बन गया। तो हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में कुछ रखा था, ठीक है, जो रिएक्टेंट था यानी जो हमारे पास कंबाइन हो रहे थे, वहाँ पे हमारे पास कुछ था, लेकिन एज अ रिजल्ट उस बॉन्डिंग के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बना वो हमारे पास कुछ और ही आ गया। ठीक है, आप अगर कंपाउंड की डेफिनेशन को रिकॉल करो तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही यही है कि जो चीज़ें मिलकर कंपाउंड बनाती है, कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे बिल्कुल ही अलग होती है। कंपाउंड ऐसे शो करता है कि भाई मैं तो आप लोगों से बना ही नहीं हूँ। इसमें जो हम सबसे कॉमन एग्जांपल यूज करते थे, हम एग्जांपल यूज करते थे किसकी, कंबशन के केस में हाइड्रोजन और बल्कि वाटर के मॉलिक्यूल की एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं पानी, जो कि है एक कंपाउंड। पानी को लोग कंपाउंड, लोग से मुराद मैं और आप नहीं, लोग से मुराद साइंटिस्ट है कि कुछ साइंटिस्ट जो है इसको एज अ मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हैं और एज अ कंपाउंड भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एज अ कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, हाइड्रोजन जो है वो वो जलता है, हाइड्रोजन गैस जो है ना वो खुद जल सकती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो जलने के अमल में मदद देती है। फिर इन दोनों ने मिलकर जो कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड में ये खासियत है कि वो आग को बुझा देती है। तो कोई ताल्लुक नजर आया इन दोनों के बीच में? ये तो कहता है मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि कंपाउंड जिन चीज़ों से मिलकर बना भी होता है, जिन एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना भी होता है, तो अपने बिल्कुल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो यहाँ पे हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, उनमें बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग के नतीजे में हमें एक कंपाउंड मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई? तो ये जो बॉन्डिंग की एबिलिटी है ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास रिएक्टिविटी कहलाएगी। यहाँ पे हम अगेन केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं कि कैसे वो सब्सटेंस है जिसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास मीथेन है और ऑक्सीजन है ना, यानी यहाँ पे एक कार्बन है जो कि बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ।
ठीक है जी। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जो कि दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट किया, ठीक है, अब ये कहाँ पे हम पहुंचे कि 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स या एटम्स कम टुगेदर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एंड थ्रू अ लिंक विच इज कॉल्ड बॉन्ड, और बनाते क्या है, एक नया प्रोडक्ट या कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। क्लियर हो गई बात। तो केमिकल रिएक्टिविटी वो एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस के कि वो रिएक्शन शो करे, ठीक है। और रिएक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स जो है, वो कंपाउंड्स नहीं, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और एक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि केमिकल रिएक्शंस में 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स कंबाइन होते हैं एक लिंकेज के थ्रू, उस लिंकेज को हम बॉन्ड का नाम देते हैं, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट हमें देते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। रिएक्टिविटी एबिलिटी है केमिकल रिएक्शन को करने की। केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड्स बनते हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शन का हम उसकी डेफिनेशन देके प्रॉपर, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक या ज्यादा सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट भी कहेंगे, ठीक है। बाय नेचर ऑब्वियसली वो सब्सटेंसेस है, ठीक है, लेकिन उसको हम रिएक्टेंट भी कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कन्वर्ट होते हैं एक या एक से ज्यादा अलग सब्सटेंसेस में जिनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस कन्वर्ट करते हैं खुद को बॉन्डिंग के थ्रू नए अलग एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस में, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जो कि रिएक्ट कर रहे हैं वो भी हमारे पास सब्सटेंस है, और जो कि बन रहे हैं वो भी हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। लेकिन जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट भी एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम वापस जरा पीछे जाएं, तो आप देखो हमारे पास यहाँ पे कितने सब्सटेंसेस हैं, एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस, मोर देन 1 हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। एज अ रिजल्ट हमारे पास कितनी चीजें बन रही है, अगेन 2 बन रही है, मतलब एक से ज्यादा बन रही है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एक बॉन्डिंग के थ्रू, एज अ रिजल्ट हमें प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो भी सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारे पास सब्सटेंसेस ही होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 1 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, या फिर 1 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, ठीक है, सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड, जो कि है टेबल सॉल्ट, आप घर में यूज करते हो। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, 2 है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो क्या बात प्रूव हो रही है कि रिएक्टेंट जो है वो भी 2 या 2 से ज्यादा या 1 हो सकते हैं, ठीक है।
और जो प्रोडक्ट है वो भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे पास 2 होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कितना है, 1 आ गया है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे आसपास हर चीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। चाहे आप खाना पकाने को देखो, चाहे आप उसको हजम करने को देखो, आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है, चाहे आप इसी फूड स्टफ की डाइजेशन को देखो, ठीक है, चाहे आप अपने कपड़े देखो, मेडिसिन देख लो, गैसोलीन का जलना देखो हमारे गाड़ियों के इंजन्स में, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। इन सब के सब प्रोसेसेस में कोई ना कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक बॉन्डिंग के थ्रू, और एज अ रिजल्ट हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और उन प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है जी। उन प्रोडक्ट्स को हम फिर यूज करते हैं। तो ये सारे क्या है, केमिकल प्रोसेसेस है। यानी केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स बॉन्डिंग के थ्रू केमिकली कंबाइन हो एक दूसरे से, और एज अ रिजल्ट एक डिफरेंट ही कंपाउंड आपको दे दे, जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तब हम कहेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी पता चल गई, एबिलिटी है रिएक्शन करने की, सही, सिंपल सी बात। किसी भी सब्सटेंस में एबिलिटी है रिएक्शन करने की, तो इसका मतलब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हाई है। अगर उसमें एबिलिटी कम है या नहीं है रिएक्शन करने की, तो इसका मतलब उसकी केमिकल रिएक्टिविटी लो है या फिर नहीं है, ठीक है, नील है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। अब सवाल ये है कि इस केमिकल रिएक्टिविटी के होने और केमिकल रिएक्शन के होने की ज़रूरत क्या है। जब एलिमेंट्स मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, तो पड़े रहे वो एलिमेंट्स, उनको उछल कूद करने की क्या ज़रूरत है, उनको रिएक्शन करने की क्या ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि भाई ज़रूरत तो मौजूद है, बगैर ज़रूरत के कोई भी अपनी एनर्जी नहीं यूटिलाइज करता, बगैर ज़रूरत के कोई भी अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करता, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है तभी जाके वो एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, सिर्फ लास्ट ग्रुप के अलावा, जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, वो हमारे पास सबसे स्टेबल है। वो हमारे पास कोई केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा ना कि जिसको नहीं है ज़रूरत बॉन्ड बनाने की, वो नहीं यूज़ करेगा अपनी एनर्जी। तो वो जो नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, वो कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते, इसीलिए हम उनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो उसके अलावा जो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, वो एलिमेंट्स जो है वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन में होते हैं, ठीक है, वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी पोजीशन में होते हैं। यानी उन सारे एलिमेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है पहले से ही, ठीक है, जब वो अपने फ्री स्टेट में है। सही हो गया, ठीक है। हमारे पास फ्री स्टेट में एलिमेंट्स की एनर्जी हाई होती है। क्लियर होगी बात? अब आप अगर देखो तो एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। E एनर्जी को शो कर रहा है, S स्टेबिलिटी को शो कर रहा है, और ये क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब जब भी एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो हमारे पास स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है ना, एक के ज्यादा होने से दूसरा कम होगा, और एक के कम होने से दूसरा ज्यादा होगा। अब आप बताओ कि आपको
स्टेबिलिटी चाहिए होती है या फिर एनर्जी चाहिए होती है। अब हम कह रहे हैं कि भाई जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनके पास हाईएस्ट एनर्जी है उनके फ्री स्टेट में, लेकिन वो इस एनर्जी से खुश नहीं है, वो एनर्जी नहीं चाहते बल्कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो अगर उनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी उनमें है ही नहीं, बिल्कुल कम है ना। लेकिन उन्हें क्या करना है, उन्हें इस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है। इस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के चक्कर में ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट करते हैं ताकि लोएस्ट एनर्जी स्टेट गेन करें। अभी वो किस स्टेट में है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में। वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट गेन करें। एनर्जी स्टेट लोएस्ट होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि स्टेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट होगी। तो उन्हें असल में स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि वो एनर्जी स्टेट को लोएस्ट कर दें। इसी वजह से वो एनर्जी जो है वो यूज करते हैं ताकि खुद को स्टेबल करें। ठीक है, और वहां पे जब ये अपनी एनर्जी स्टेट को लोएस्ट करेंगे तो इनको फिर कम जरूरत पड़ेगी एनर्जी को लूज करने की, एनर्जी को यूटिलाइज करने की, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए। सही हो गया। तो ये जो एलिमेंट्स है वो इस एनर्जी को कम करने की और इस स्टेबिलिटी को हाई करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं नियरेस्ट नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि नोबल गैसेस जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट है, उनको कोई ज़रूरत नहीं किसी और के पास जाके या किसी और को खींच के अपने पास लाके रिएक्शन करने की। बाकी सबको ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी को लो करना है, स्टेबिलिटी को हाई करना है। तो इसलिए वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैसेस के बराबर ला सके। कौन सा नोबल गैस? जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के करीब होगा। अगेन चलते हैं सोडियम क्लोराइड की तरफ। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, हमारे पास बनता है सोडियम क्लोराइड। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में देखें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के पास है 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों की एनर्जी ज्यादा है, दोनों ने अपनी एनर्जी कम करनी है, तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। तो अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10 हो गए। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। अब क्लोरीन भी स्टेबल हो गया है और सोडियम भी स्टेबल हो गया। किस फॉर्म में? सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, अकेले नहीं। ठीक है, इस कंपाउंड की फॉर्म में एज अ रिएक्शन प्रोडक्ट। सही हो गया। अब यहाँ पे जो ये लूजिंग और गेनिंग का जो मसला हुआ है वो क्या कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुआ है। सोडियम जो है वो किसके करीब है? वो आर्गोन के करीब है। ठीक है, आर्गोन का हमारे पास है 10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम जो है वो आर्गोन के करीब है, इसलिए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और खुद को आर्गोन के बराबरी में लाके खड़ा कर दिया। क्लियर हो गई बात? और इसी तरह नियोन के करीब है। ठीक है, नियोन का जो है वो 10 है। नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 10। तो सोडियम ने खुद को नियोन के बराबर लाके 10 पे खड़ा कर दिया। अब क्लोरीन के पास 17 थे तो वो 18 हो गए, तो क्लोरीन ने अपने आप को आर्गोन के बराबर लाके 18 कर दिया है। तो इन्होंने स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में और एनर्जी लूज करने के चक्कर में खुद को नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचा दिया है। इसीलिए यही रीजन है कि रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टिविटी का जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? वो उस टेंडेंसी, रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर क्या है कि टेंडेंसी यानी ताकत के कोई भी सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स
या तो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या फिर शेयर करेगा। ये ताकत जो है ये कहलाती है रिएक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। और ये ताकत कैसे डिटरमाइन होती है, कैसे पता चलती है कि कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखता है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, उसमें ताकत हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और खुद पे पॉजिटिव चार्ज लाने की, तो इसका मतलब वो एटम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जैसे अभी हमने सोडियम की बात की, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले सकता हो और खुद पे नेगेटिव चार्ज लेके आता हो तो उसमें कौन सा कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है। तो अभी हमने बात की क्लोरीन की, तो वो टेंडेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन या शेयर करने की वजह से आती है, वो कैसे डिटरमाइन होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू डिटरमाइन होती है। यहाँ पे आप एक बात ये जान लो कि जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसीलिए पहले ग्रुप और 17th ग्रुप के दरमियान जो रिएक्शंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट स्टेबल रिएक्शंस होते हैं। क्लियर होगी बात। तो जैसे जैसे इन कैरेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एबिलिटी यानी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे इन कैरेक्टर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारे पास रिएक्टिविटी भी कम होगी। क्लियर होगी बात। रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ किस बेसिस पे देख रहे हैं, स्पीड के बेसिस पे देख रहे हैं। तो अगर हम स्पीड के बेसिस पे देखें तो रिएक्शंस के 3 टाइप्स है, स्लो रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस और फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस जो बहुत तेजी से हो, मॉडरेट रिएक्शंस जो नॉर्मल रेंज में हो, स्लो रिएक्शंस जो महीने सालों ले। ठीक है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है यानी जंग लगने का अमल जो है, आपने देखा होगा कि लोहे के पाइप को जंग लगता है, लेकिन क्या वो जंग पहले दिन ही लग जाता है? नहीं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब कहीं महीनों साल में जाके उसको रिएक्शन हो जाता है और रस्टिंग हो जाती है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, स्लो रिएक्शन की एग्जाम्पल है। सारे जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं मॉडरेट स्पीड के। ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं हमारे पास सबसे फास्ट रिएक्शंस। ठीक है जी। तो आयनिक कंपाउंड्स, अगर आप आयनिक बॉन्डिंग पिछले लेक्चर्स में देखो तो भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर देते हैं और दूसरा जो है वो कंप्लीटली गेन कर लेता है, इसलिए वो जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है अमंग ऑल द अदर बॉन्डिंग्स। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।